Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, this is one of the lecture from the series of History of English Literature, and in this lecture I will be talking about the modern novelists. Students, we find a wide range of modern novelists, but in this lecture I will be talking about the ancestors. You can also call them the elder moderns. Students, ये वो writers हैं, ये वो novelists हैं जिन्होंने early 20th century को dominate किया. So let's see who are they and what is their contribution to the literature. सबसे पहले H.G. Wells आते हैं. इनका टाइम पीरियड 1866 से 1946 तक है. Students, among the writers of 20th century, Herbert George Wells was the greatest revolutionary, and like Bernard Shaw, he exerted a tremendous influence on the minds of his contemporaries. Wells was the first English novelist who had a predominantly scientific training and who was profoundly antagonistic to the classics. He had no respect for accepted conventions, which he criticized most ruthlessly. Students, 20th century में जो सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी राइटर हमें मिलता है वो H.G. वेल्स है. ठीक है, जैसे बर्नार्ड शॉ ने लोगों में क्वेश्चनिंग की आदत डाली थी ना, तो इसी तरह इन्होंने लोगों को इनोवेशंस को एक्सेप्ट करने की आदत डाली. कि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अपने कंटेम्प्रेरीज पर. और सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि इनकी साइंटिफिक ट्रेनिंग थी, साइंटिफिक माइंड था इनका. ठीक है, और इसकी झलक हम इनकी राइटिंग्स में देखते हैं. एक्सेप्टेड कन्वेंशंस को फॉलो करने वाले हरगिज़ भी नहीं थे, बल्कि इनोवेशंस को फॉलो करने वाले थे, इनोवेशंस को एक्सेप्ट करने वाले थे. He was untouched by sentiments and had no loyalty to the past, with the result that he rejected what was considered sacred and part of the English cultural inheritance. Students, Victorians का क्या था सीन के वो एक जो एक्सेप्टेड कन्वेंशंस थी, उनकी जो कन्वेंशंस थी उनको सेक्रेट समझते थे, उनको फॉलो करने वाले थे. ठीक है, और नई चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे. और उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें हम पास्ट के लिए जो है ना नॉस्टैल्जिया देखते हैं, लेकिन ये जो है इनके राइटिंग्स में हमें सेंटिमेंट्स नज़र नहीं आते, पास्ट के साथ लॉयल्टी नज़र नहीं आती. क्यों? क्योंकि वो पास्ट को छोड़ के प्रेजेंट में रहने वाले और फ्यूचर की तरफ देखने वाले थे. ठीक है, तो हम लोग इनमें बहुत ये यू कैन से कि रेवोल्यूशनरी माइंड के थे. तो रेवोल्यूशनरी इनकी राइटिंग्स भी रेवोल्यूशनरी हैं, जिन्होंने लोगों को फ्यूचर के लिए गाइड किया. The novels of Wells fall into three divisions. First, he wrote the scientific romances. स्टूडेंट्स, इनके 3 डिवीजन हैं इनके नॉवेल्स की. सबसे पहले तो साइंटिफिक रोमांसेस आते हैं, और उसके बाद उन्होंने ट्राई किए डोमेस्टिक नॉवेल्स. ठीक है, जिनमें ख़ास तौर पे कैरेक्टर पे फोकस है और ह्यूमर पे फोकस है. उसके बाद जब इनने अच्छी खासी फेम हासिल कर ली ना इनके बाद, तो फिर उन्होंने सोशियोलॉजिकल नॉवल लिखना शुरू किए. ठीक है, और जिसमें उन्होंने अपना ग्रेटर कंसर्न दिखाया सारी ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए, कि ह्यूमैनिटी क्या कर रही है और कहाँ जा रही है और कहाँ होगी आइंदा. Students, as a writer of scientific romances, Wells stand unrivaled. They are masterpiece of imaginative power. In these romances, Wells has shown an extraordinary ability to look into the future, and many of his predictions have proved to be true. Students, जो इनके साइंटिफिक रोमांसेस हैं उनमें तो ये अनराइवल्ड हैं, कोई भी इनकी राइवल नहीं है, इनकी राइवलरी में कोई नहीं इनके साथ खड़ा होता, क्योंकि इनकी जो मास्टरपीस हैं जो इन्होंने साइंटिफिक रोमांसेस लिखे हैं वो इनकी उसमें उनकी इमेजिनेटिव जो स्किल्स हैं वो हाइट पे हैं. ठीक है, और इनकी जो रोमांस ये साइंटिफिक नॉवेल्स हैं इनमें ये ऐसे हैं कि इनमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस हैं, कुछ इस तरह से लिखे गए हैं, कुछ स्टोरीज इस तरह की हैं कि जो बाद में ट्रू भी साबित हो. अब हम देखते हैं कि वो क्या थी. इनके मेजर वर्क्स जो साइंटिफिक रोमांसेस हैं वो उनमें द टाइम मशीन है. ये कैसे एक शख्स की कहानी है जो कि एक टाइम मशीन बनाता है, जो अपने वक्त को बहुत तेज़ी से गुजार के फ्यूचर में जाना चाहता है. द वॉर ऑफ द वर्ल्ड है. ये कैसे ये ऐसी स्टोरी है कि जिसमें 2 वर्ल्ड्स की वॉर है. वर्ल्ड्स कौन सी हैं? एक मार्स है, मार्स के लोग जो हमारी अर्थ के लोगों पे हमला करते हैं, लेकिन वो अपनी लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से उनमें वो इम्यूनिटी पार्ट नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरियो, व्हेन द स्लीपर्स वेक, द फर्स्ट मैन इन द मून एंड द फूड ऑफ द गॉड्स. स्टूडेंट्स, इनके नॉवेल्स के टाइटल ही देखिए कितने रेवोल्यूशनरी टाइटल्स हैं.
These are the most exciting scientific thrillers which ever appeared in English fiction. And in them Wells anticipated various forms of warfare including the atom bomb. इन सारी राइटिंग्स में स्टूडेंट्स इन्होंने इतनी काफ़ी सारे एंटिसिपेशंस दी, ठीक है, फ्यूचर के लिए। तो इनमें से एक एटॉमिक बॉम्ब के बारे में भी इन स्टोरीज में कुछ इस तरह से बयान किया गया कि जिससे हमें एटॉमिक बॉम्ब की एंटिसिपेशन मिलती है, तो वो बाद में प्रूफ हुई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इनके आते हैं डोमेस्टिक रोमांस। He was thoroughly familiar with the life in London suburbs, which he described with enthusiasm in Kip's 1905, a comedy of class instinct. The hero Kip's rise from the position of draper assistant to a man of fortune. The high society accepts him and trains him in his culture, but Kip's feels relieved only when he loses his fortune and relapses to the lower class from where he rose. Students, अब उन्होंने डोमेस्टिक रोमांस में क्या लिखा कि लंदन के सबर्ब्स की लाइफ को उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके साथ वो फेमिलियर थे और उन्होंने उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया, इंस्टिंक्ट को, क्लास इंस्टिंक्ट को डिस्क्राइब किया कि एक इंसान के अंदर एक क्लास इंस्टिंक्ट पाई जाती है, वो कहीं नहीं जाती है। जैसे उसको किसी भी तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए, वो जब तक अपनी क्लास में नहीं आ जाता तब तक वो इजी फील नहीं करता। जैसे कि ये किप्स है, इनका नॉवल, इसमें जो हीरो है वो एक नॉर्मल एक यू कैन ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करता है और वो उसके बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो बहुत हाई सोसाइटी में मूव कर जाता है, उसको हाई सोसाइटी के लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन वो वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं करता, वो वहीं पे आके कंफर्टेबल फील करता है जहाँ जिस क्लास का वो है। तो इसमें उन्होंने क्लास इंस्टिंक्ट को फोकस किया। इससे पता चलता है कि वो सबब लाइफ के साथ कितना फेमिलियर थे, लोगों की इंस्टिंक्ट को कितना समझते थे। In Tonobungi 1909, Wells gives a most remarkable picture of the disintegration of English society in the later 19th century and the advent of new rich class. जी स्टूडेंट्स, इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी के मुंतशिर होने और फिर उसके बाद नई रिच क्लास जो है उसके एमर्ज होने को इस नावल में बयान किया है। इन एना वेरोनिका, विच इज़ द फुल लेंथ स्टडी ऑफ मॉडर्न यंग मैन। अब एना वेरोनिका में उन्होंने एक यंग मैन की फुल लेंथ स्टडी जो है वो बयान की है और फर्स्ट टाइम जो है वो यू कैन से कि सेक्सुअल कंटेंट्स जो हैं बहुत फ्रीली नॉवल में शामिल किए गए, जो एच.जी. वेल्स ने शामिल किया। और इन लव एंड मिसेस लर्शम and the history of Mr. Polly, Wells give us realistic, humorous and sympathetic study of the lower middle class life। जी, इन सारे नॉवेल्स में ये लोअर मिडिल क्लास लाइफ की बहुत रियलिस्टिक पिक्चर हमें दिखाते हैं और हमदर्दी वाली पिक्चर की जैसे वो शो करते हैं कि इस लोअर मिडिल क्लास के साथ उनके जो उनकी जो अफेक्शन है और उनकी सिंपथीज हैं वो इनके साथ हैं, वो सारा कुछ इसमें शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजिकल नॉवेल जो हैं इनके, दिस सीरीज इंक्लूड द न्यू मैकियावेली, मिस्टर ब्रिटलिंग सीज इज थ्रू, The Undying Fire, which is a religious and satiric fantasy, Mr. Bletsworthy and Rampole Island, and Mr. Bletsworthy on Rampole Island, and the Autocracy of Mr. Barham, an attack on capitalism. Students, the Autocracy of Mr. Barham is an attack on capitalism. Next, he was looked upon by the post-war world as teacher, prophet and guide. Students, post-war वर्ल्ड के बाद, ठीक है, post-war वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद उन्हें एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ प्रॉफिट देखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो यू कैन से कि डिस्टॉर्टेड माइंड लोग थे उनको एक नई राह दिखाई, उनको बताया कि जो पास्ट है उसको छोड़ो और जो प्रेजेंट है उसमें जियो और इनोवेशंस को एक्सेप्ट करो। क्योंकि उस वक्त लोगों के माइंड वैसे भी ऐसे हो चुके थे कि वो बिल्कुल वो यू कैन से कि
लाइफ को मीनिंगलेस समझना शुरू हो गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी राइटिंग्स के थ्रू लोगों को गाइड किया, गाइड किया किस लिए? फ्यूचर के लिए गाइड किया। पास्ट को भूल के फ्यूचर के लिए गाइड किया, प्रेजेंट में जीने का बताया। His greatest weakness was that being too much scientific minded. He lacked spiritual wisdom. He was undoubtedly the most intellectual of the ancestors of the modern novel. और इनकी सबसे ज़्यादा जो है वो यू कैन से कि वीकनेस क्या थी, तो वो साइंटिफिक माइंडेड थे और इनकी राइटिंग्स में हमें सेंटिमेंटलिटी कम मिलती है, स्पिरिचुअल विजडम कम मिलती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो नॉवलिस्ट है वो आर्नल्ड बेनेट है। इनका टाइम पीरियड 1867 से 1931 है। तो हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। अनलाइक वेल्स, बेनेट वाज मोर कंसर्न्ड विद द क्राफ्ट ऑफ फिक्शन एंड वाज नॉट डिस्पोज्ड टू प्रीच इन हिज नॉवेल्स। दैट इज व्हाई ड्यूरिंग हिज टाइम ही वाज द मोस्ट पॉपुलर नॉवेलिस्ट। स्टूडेंट्स बेनेट जो है ये कंसर्न थे ज़्यादा अपनी फिक्शन के क्राफ्ट के साथ, ठीक है। उनके नॉवेल्स को प्रीच पर्पस के लिए यूज़ नहीं किया और चूंकि डायरेक्टिक पर्पस के लिए उन्होंने यूज़ नहीं किया, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, क्योंकि वो लोगों को उनके नॉवेल्स के थ्रू एस्थेटिक प्लेयर मिलता था, ठीक है। प्रीचिंग नहीं थी, यानी कि उन्होंने किसी किस्म के मॉरल कॉज के लिए ये सारा कुछ नहीं कर रहे थे, तो क्राफ्ट ऑफ फिक्शन पे उनका फोकस था, इस वजह से वो पॉपुलर नॉवेलिस्ट थे। ही लुक्ड एट द वर्ल्ड एज अ स्पेक्टिकल एंड रिकॉर्डेड इन हिज नॉवेल्स हिज इम्प्रेशन विद कंप्लीट डिटैचमेंट। वो दुनिया को एक स्पेक्टिकल की तरह देखते थे, मंजर की तरह, एक तमाशे की तरह, ठीक है। और बिल्कुल लाताल्लुकी से उन चीज़ों को बयान करते थे। लाताल्लुकी से बयान करना ये कि अपनी पर्सनैलिटी को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते थे, अपनी पर्सनल थॉट्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं होने देते थे। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी जैसे टी.एस. इलियट की है कि एक जो राइटर होता है उसको इम्पर्सनल होना चाहिए, तो बिल्कुल हम इनकी राइटिंग में ये देखते हैं, ठीक है। डिटैचमेंट, कंप्लीट डिटैचमेंट देखते हैं, ऐसे चीज़ों को जो देखना और उसको रीडर के लिए जो है वो यू कैन से कि रिकॉर्ड और रीडर के बीच में ना आना, तो इनका ये था। फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच नॉवलिस्ट मॉपसा, फ्लॉबर्ट एंड बेल्जैक, he aimed at recording life, its delight, indignities, and distresses, without conscious intrusion of his own personality. यानी कि लाइफ की डिलाइट्स को, इंडिग्निटीज को, डिस्ट्रेस को बयान करना, अपनी पर्सनैलिटी की इंट्रूजन नहीं करनी, ठीक है, अपनी पर्सनैलिटी की मुदाखलत उसमें नहीं करते थे। He was a copyist of life, and only indirectly did he play the role of commentator and interpreter or an apologist. Bennett confines himself to a small area, the Five Towns. He sketches in these novels a social and historical background with considerable skills. Students, जैसे हम देखते हैं ना, हार्डी ने अपने उसके novels में हमें वेसेक्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन ज़्यादा मिलती है, तो ये जो बेनेट है इन्होंने भी अपने आप को एक छोटा सा एरिया है द फाइव टाउन्स, उसमें उस तक अपने आप को कन्फाइन रखा और उसकी डिटेल्स, उसको इतने डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन अपने नॉवल में दी है जैसे वेसेक्स की हार्डी ने दी है। तो इसके नॉवेल्स को भी फिर एक पर्टिकुलर रीजन का नॉवल कह सकते हैं। Above all, he writes in a style which is simply delightful. No doubt Bennett won the heart of the reader and became the most popular novelist of his time. अब इनके मेजर वर्क्स में स्टूडेंट्स द ओल्ड वाइफ्स टेल, Clayhanger and Ricey Man Steps, 1923 में इन्होंने लिखा, which placed him high among English novelists, ठीक है। ये Clayhanger और Ricey Man Step और Old Wives' Tale जो है, इन novels की वजह से इन्हें जो है ज़्यादा फेम मिली। His other novels are Buried Alive and The Card, which are first-rate humorous characters novels, and The Grand Babylon Hotel, which provides good entertainment. In all these novels, the characters spend most of their time in a small area of five towns. जो इनके सारे novels हैं students, Old Wives' Tales, Clayhanger and the Iceman Step, and Buried Alive, The Card, and the Grand Babylon Hotel, इसके सारे जो कैरेक्टर्स हैं हम देखते हैं कि वो इनकी लाइफ जो है ना वो फाइव टाउन में गुजरती है, ठीक है, फाइव टाउन्स में गुजरती है, जैसे हार्डी के कैरेक्टर्स की सारी लाइफ वेसेक्स में गुजरती है, तो इसमें हम ये देखते हैं। नेक्स्ट जो राइटर है स्टूडेंट्स वो हेनरी जेम्स है। इनका टाइम है 1843 से 1916 तक।
Henry James, one of the important or of elder novelists, was an American. It was perhaps because of his foreign origin that Henry James was untouched by the pessimism of the age, whereas almost all his contemporaries showed signs of depression. Students, Henry James by origin जो है ये अमेरिकन थे और शायद इसी वजह से कहते हैं कि इनकी जो राइटिंग है उनमें हमें पेसिमिज्म नहीं मिलता क्योंकि वो अमेरिकन थे इसलिए उन्होंने ड्यूरिंग विक्टोरियन पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस नहीं देखा उन्होंने इंडस्ट्री की वजह से एग्रीकल्चर को तबाह होते हुए नहीं देखा कंट्री का लैंडस्केप चेंज होते हुए नहीं देखा लोगों को पुअर होते हुए नहीं देखा और जो है वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं देखी लेबर क्लास की पुअर क्लास की तो इनकी राइटिंग्स में हमें पेसिमिज्म कहीं पे भी नजर नहीं आता है ठीक है these characters have no background and they move from country to country the emphasis is more on their mental and emotional reaction ये भी शायद इनकी जो है वो ओरिजिन कहीं और की है ये कहीं और आके लिख रहे हैं तो शायद इसी वजह से वो इनका एक मेंटल सेटअप ऐसा है कि इनके कैरेक्टर्स जो हैं वो भी किसी एक जगह पे टिक के नहीं रहते हम देखते हैं कि वो मूव करते रहते हैं कंट्री टू कंट्री ठीक है और इनका एम्फेसिस जो है वो कैरेक्टर के मेंटल ग्रोथ पे है उनकी उनकी मेंटल डेवलपमेंट हम लोग देखते हैं थ्रू आउट द स्टोरी The main contribution of Henry James to the techniques of the novel is his use of narrative at second hand. So सबसे ज़्यादा इनकी जो मेन कंट्रीब्यूशन है ना वो सेकंड हैंड नैरेटिव है सेकंड हैंड नैरेटिव सबसे ज़्यादा मुश्किल नैरेटिव है टेक्निक है जिसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है और हर राइटर के बस की बात नहीं होती है सेकंड हैंड नरेशन में हमेशा यू का वर्ड यूज किया जाता है और सेकंड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी लिखी जाती है ठीक है फर्स्ट हैंड नैरेटिव और थर्ड हैंड नैरेटिव जो है वो इजी होता है जबकि सेकंड हैंड नैरेटिव जो है वो बहुत मुश्किल होता है तो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया सेकंड हैंड नैरेटिव टेक्निक जो है Thus, James transferred to the psychological novel to the method of the detective novel. इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्होंने जो साइकोलॉजिकल नॉवल है ना उनको डिटेक्टिव नॉवल की तरह बना के पेश कर दिया साइकोलॉजिकल नॉवेल्स को डिटेक्टिव नॉवल में ट्रांसफर कर दिया ठीक है इनके साइकोलॉजिकल नॉवेल्स में हमें डिटेक्टिव नॉवेल्स की तरह जासूसी नॉवलों की तरह कई नॉवेल्स जो है वो ना बने हुए नजर आते हैं हमें द लेटर साइकोलॉजिकल नॉवेलिस्ट लाइक वर्जीनिया वुल्फ James Joyce were greatly influenced by Henry James' style as well as the indirect technique of narration. बाद में हम इनको पढ़ेंगे वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस जब हम इनको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इनकी राइटिंग्स पे हेनरी जेम्स का स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नॉवेल्स लिखने वाले राइटर्स थे तो हेनरी जेम्स ने ही ये बुनियाद डाली इसके मेजर वर्क्स में आते हैं यूरोपियन 1879 व्हाट मैसी न्यू द गोल्डन बॉल द स्पॉइल ऑफ पॉइंटन द सेंस ऑफ द पास्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट राइटर हैं नॉवेलिस्ट हैं जोसेफ कॉनरेड इनका टाइम पीरियड 1857 से 1924 है Conrad was influenced by Henry James' artistic rectitude and psychological subtlety. Chief among those who used the technique of Henry James was Conrad. अब हेनरी जेम्स जो है वो किससे इन्फ्लुएंस थे सॉरी कॉनरेड जो है वो इन्फ्लुएंस थे हेनरी जेम्स से और हेनरी जेम्स ने जो सेकंड हैंड नैरेटिव की टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई उसको फॉलो करने वाले सबसे पहले ये जोसेफ कॉनरेड थे Being a sailor, he spent 20 years of strenuous life in the ship or the port. As his own sailor's life provided him with the memory of mistakes, humiliation, and correction under the authority. He took a sort of morbid interest in the people whose souls are harassed and tormented by others. Students, ये एक sailor थे, ठीक है? और इन्होंने 20 years अपनी लाइफ के जो है वो शिप पे पोर्ट पे गुजारे और इस दौरान में उन्होंने अथॉरिटी के अंदर रहते हुए किसी और की अथॉरिटी के अंदर रहते हुए यानी कि किसी की जॉब करते हुए गलतियां करना उन पे बेइज्जती होना और उनको बर्दाश्त करना बेइज्जती को और फिर उनको अपनी करेक्शन करना इन सारी चीज़ों को सहा उन्होंने और फिर उन्हें इस सारी चीज़ों को सहने के बाद उनको पता चला कि फिर उन्हें लोगों के ऐसा जो इस तरह की फीलिंग्स हैं उनका एहसास हुआ कि वो जो हरास्ड और टॉर्मेंटेड सोल्स हैं जिनको लोगों ने ऐसे लोग जिन जो दूसरों के की वजह से एक्सप्लॉइट होते हैं जिनकी रूहें दूसरों की वजह से जख्मी होती हैं उनकी फीलिंग्स को समझा और उन लोगों को पोर्ट्रे करने में इंटरेस्ट लिया थ्रू नॉवेल्स
Conrad embodied a cosmopolitan outlook and also a love for portraying characters who are in conflict with themselves, who are frustrated by their own passions and impulses, and who, on account of having missed their life purpose, become introvert and find their only outlet in crime. Students, हम इनकी राइटिंग्स में देखते हैं कि ये उन लोगों पे लिखते हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, अपने ही किसी खास इम्पल्स की वजह से, अपने इनर कन्फ्लिक्ट में मुबतला है और अपने इस इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से वो इंट्रोवर्ट हो गए। और इंट्रोवर्ट होने के बाद उन्होंने जो है उनके पास एक ही आउटलेट है क्राइम का, ठीक है। वो क्रिमिनल्स कैसे बने, हम इनकी उसमें राइटिंग्स में ये प्रोसेस देखते हैं कि किस तरह से वो पहले वो पूरी तरह कुचले जाते हैं सोसाइटी के हाथों या अथॉरिटीज के हाथों या किसी भी और लोगों के हाथों, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हैं या फिर वो अपनी ही इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी इनर कन्फ्लिक्ट की वजह से, अपने ही किसी ओवरवेलमिंग पैशन की वजह से वो जो है वो उनकी डिप्रेशन में जाते हैं और फिर उसके बाद वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं और फिर उनके पास जो है वो क्राइम का आउटलेट बचता है, क्योंकि इंट्रोवर्जन के बाद जो है वो क्राइम जो है वो यू कैन से कि अल्टीमेट एंड है। So the theme of Conrad novels transcend temporary and material interest. Unlike some of the contemporary novelists, he scorned to expose social abuses or laugh at social prejudices. He was thus always true to himself and to the characters he created. स्टूडेंट्स, इनके मेजर वर्क्स में क्या है? द निगर ऑफ द नार्किसिस, लॉर्ड जिम, टाइफून, नोस्ट्रोमो. These series covers an immense range of human activity. We have in them man's conflict with the internal sea, his avarice for fabulous wealth in a mine, and tribal war between savages. इन सारी novels में, इन series में हम क्या देखते हैं? इंसान की greed देखते हैं स्टूडेंट्स, इंसान की greed और उसकी एक जैसे इनका एक और नॉवल है हार्ट ऑफ डार्कनेस, तो इसमें हम वेल्थ के लिए लोगों की ग्रीड देखते हैं और सैवेजेस के बीच में वॉर देखते हैं। द कैरेक्टर इन देम आर नॉट रिफाइंड और फैशनेबल पीपल, और इनके कैरेक्टर्स स्टूडेंट्स रिफाइंड और फैशनेबल नहीं है, प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। वो अपने जो है वो अपनी किसी स्पेशल, अपनी किसी पर्टिकुलर इडियोसिंक्रेसी का जो है ना गुलाम बन जाते हैं, अपनी किसी तबीयत का खास उनका पहलू होता है ना, उसका गुलाम बन जाते हैं और फिर वो उसकी वजह से इनर कन्फ्लिक्ट में मुबतला होते हैं, अपनी किसी अपनी तबीयत के किसी खास पहलू का। वो ग्रीड भी हो सकती है, वो लस्ट भी हो सकती है, ठीक है, वो एंगर भी हो सकता है। तो वो अपने इन बातों की वजह से, इन जो है अपनी इस सेल्फ स्लेवरी की वजह से इनर कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं और उसके बाद जो है वो ट्रेजेडी, अल्टीमेट उनकी ट्रेजेडी, उनका अल्टीमेट एंड होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स रुडयार्ड किपलिंग है, 1865 से 1936 तक। Kipling's view of life and his range of subjects were rather similar to Conrad. He was born in India, and after being educated in England, he returned to India at the age of 17 and became the editor of an Anglo-Indian paper. He derived the material for his early stories from his experience in India. Students, ये इंडिया में पैदा हुए और फिर जो है वो इंग्लैंड में इन्होंने एजुकेशन हासिल की और फिर इंडिया जो है वापस आए। 17 ईयर्स की एज में एंग्लो इंडियन पेपर के एक एडिटर बने और इनकी जो अर्ली स्टोरीज हैं उनमें हमें इंडिया की झलक नज़र आती है, उनका जो इंडिया में एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ हमें उसमें नज़र आता है। तो Kipling wrote about India in his tales and novels, yet he never got very deep into India. His knowledge is very superficial and looks at everything from the point of view of British rulers. His main importance as a writer lies in his rich vocabulary and technical excellence. Students, इनका नॉलेज जो है वो सुपरफिशियल था इंडिया के लिए। यू कैन से कि इंडिया के जो कैरेक्टर्स हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, उनके लिए इनका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल था, क्योंकि इनके जो हम देखते हैं, ये जो लिखते हैं वो ब्रिटिश रूलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। इनकी सिंपथीज हमें इंडियंस के साथ नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। तो लेकिन इनकी जो मेन इंपॉर्टेंस है राइटर के तौर पे वो इनकी रिच वोकैबुलरी और टेक्निकल एक्सीलेंस की वजह से है। मेजर वर्क इनका क्या है स्टूडेंट्स? द लाइट दैट फेल्ड 1890 में इन्होंने लिखा, द नौलखा
1892 में लिखा, कैप्टन करेजियस 1897 में और किम 1901 में लिखा इन्होंने। ये नॉवेल्स हैं स्टूडेंट्स। प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स एंड अंडर द देवदार आर शॉर्ट स्टोरीज। अंडर द देवदार और प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं, ऊपर वाले इनके नॉवेल्स हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद आते हैं E.M. फॉस्टर। इनका पीरियड है 1879 से 1970। Foster belonged to the group of elder novelists of the 20th century and occupied exceptional place in the history of modern novel. Though he was the most popular of all living novelists, yet his production has been small. Students, ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, सबसे ज़्यादा यू कैन से के फेमस थे, लेकिन इनकी प्रोडक्शन जो है वो स्मॉल है। थोड़ा इन्होंने लिखा थोड़ा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट थे अपने एल्डर मॉडर्न्स में से। इन ऑल फॉस्टर्स नॉवेल देयर is the conflict between good and evil, between what is cruel and unperceiving and the good which is lively, entertaining and sensitive. He wants harmonious development of man in which there is combination of body and spirit, reason and emotion, work and play, architecture and scenery, laughter and seriousness. Students, इनकी राइटिंग्स में हम कन्फ्लिक्ट देखते हैं गुड और इवल का, जैसे हम शेक्सपियर के प्लेस में गुड और इवल का कन्फ्लिक्ट देखते हैं, इस तरह से फॉस्टर के नॉवेल्स में हम गुड और इवल का कन्फ्लिक्ट देखते हैं। हमेशा ये एक दूसरे के साथ वॉर में नजर आते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्या चाहते हैं, ये एक इंसान की हारमोनियस डेवलपमेंट चाहते हैं। और हारमोनियस डेवलपमेंट कैसे होती है, कम्बिनेशन से, बॉडी और स्पिरिट के कम्बिनेशन से, अक्ल और जज्बात के कम्बिनेशन से। ये नहीं कि सिर्फ अकल, रीजन जो है वो कि इंसान को बिल्कुल ऑक्यूपाई कर ले, इमोशंस भी साथ चलने चाहिए, बॉडी के साथ साथ स्पिरिट, बॉडी की स्ट्रेंथ के साथ स्पिरिट भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, रीजन के साथ इमोशंस होने चाहिए, वर्क के साथ प्ले होना चाहिए, आर्किटेक्चर के साथ सीनरी और लाफ्टर के साथ सीरियसनेस, यानी कि हम महंगी के साथ डेवलपमेंट के हक में है। So, in all the novels of Foster's, we find an extraordinary lightness of touch and sensitive spirit, but he is never weak or sentimental. Death comes suddenly and unexpectedly to the characters of Foster because his philosophy is that the contemplation of the idea of death is necessary to the good life. Death destroys a man, the idea of death saves him. Thus, Foster, in spite of his great brilliance of incident and dialogues, basically remains a moralist. Students, इसमें हम फिलॉसफी देख रहे हैं कि इनकी फिलॉसफी क्या है। ये इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत यू कैन से कि सोफिस्टिकेटेड और स्मूथ, यू कैन से इनको क्या कह सकते हैं आपके, बहुत ज़्यादा धीमे मजाज के और ज़िंदगी को समझने वाले हमें मिलते हैं इनके नॉवेल्स में कैरेक्टर्स, जो मौत को और जिंदगी को मौत के पर्सपेक्टिव से और मौत को जिंदगी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। फोस्टर का आइडिया ये है डेथ के लिए कि डेथ जो है वो नेसेसरी है। डेथ का आइडिया अच्छी जिंदगी के लिए नेसेसरी है, ठीक है। अगर डेथ, ये तो वही इनका कॉन्सेप्ट हो गया डे ऑफ जजमेंट का, यू कैन से कि जैसे हम लोगों का ये बिलीफ है कि एक मरने के बाद जो है एक और जिंदगी है जिसमें वी हैव टू आंसर we have to answer for our wrong deeds for and ultimately we will be rewarded or we will be punished। तो यही चीज़ जो है ये इस हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए रीज़न बन जाती है। अगर हमें डेथ का यकीन ना हो तो हम अच्छी ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकते, इवल्स में पड़े रहेंगे, ठीक है। तो वो यही कहते हैं कि डेथ का आइडिया जो है वो गुड लाइफ के लिए नेसेसरी है। डेथ इंसान को डिस्ट्रॉय करती है लेकिन डेथ का आइडिया उसे बचाता है, ठीक है। तो ये इसकी फिलॉसफी है एक, कि डेथ इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन डेथ का जो आइडिया है, अगर हम मौत का आइडिया रखते हैं, मौत का यकीन रखते हैं, तो ये हमें बचाता है आइंदा आने वाली जो है पनिशमेंट से, या हमारी ये इस वक्त की जो जिंदगी है इसको हम सेव करता है, यानी कि हमें ईवल से बचाए रखता है। डेथ का आइडिया हम अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, यही सेव करना होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ब्रिलियंट होने और इसके बहुत विटी डायलॉग्स होने के बावजूद जो है हमें ये बेसिकली जो है मॉरलिस्ट है।
बेसिकली इसकी राइटिंग्स में हमें मोरालिटी नजर आती है। Foster possessed a gift of rhythmic prose, rarely possessed by a novelist, and an ironic spirit which he exercised with that skill. Students, rhythmic prose, इनका जो प्रोज है वो रिदमिक प्रोज है, जो कि प्रोज में बहुत कम रिदम तो बहुत कम पाया जाता है। रिदम एक पोइट्री का जो है वो स्पेशलिटी है कि पोइट्री में रिदम होता है, लेकिन इनका प्रोज जो है बड़ा रिदमिक है। तो ये बहुत कम नॉवलिस्ट जो है वो ये क्वालिटी पोजेस करते हैं। तो फॉस्टर जो है का प्रोज जो है, जो नॉवेल्स हैं उनमें हमें रिदम नजर आता है। इन ऑल हिज नॉवल फॉस्टर हैज एक्सप्रेस्ड एंड स्ट्रांगली अफर्म्ड हिज फेथ इन द इंडिविजुअल, एंड इट इज द फंडामेंटल एलिमेंट इन हिज फिलॉसफी व्हिच हैज गिवन हिम अ प्लेस ऑफ एक्सेप्शनल ऑनर अमंग द मॉडर्न इंग्लिश नॉवेलिस्ट्स। स्टूडेंट्स, इनका फेथ इंडिविजुअलिज्म पे है कि इंडिविजुअल इंसान इनफादी तौर पे कोई चीज़ है, उसके इनफरादियत ही उसको जो है यू कैन से कि उसके अंदर से सब कुछ निकलता है। सोशल सर्कमस्टांसेस उसमें ऐड करते हैं। इंडिविजुअली जो इंसान होता है वो काउंट करता है, लेकिन बाहर की चीज़ें उसमें ऐड ज़रूर करती हैं। अगर वो अच्छा है उसमें इवल, अगर वो वर्चुअस है, अच्छा है, तो उसमें आउटर सर्कमस्टांसेस ऐड कर देंगे, और अगर वो बुरा है इंटरनली तो उसमें आउटर सर्कमस्टांसेस और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल है उनका फेथ जो था वो इंडिविजुअल पे था कि इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी रखता है। स्टूडेंट्स, इनके मेजर वर्क्स में फॉस्टर्स अर्लीस्ट नॉवेल्स वर एंजल्स फियर टू ट्रेड। इनका सबसे जो है वो यू कैन से कि जिससे इनको फेम मिली, ये नॉवल है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, 1905 में आया। इसके बाद लॉन्गेस्ट जर्नी आया 1907 में, अ रूम विद अ व्यू इन 1908 में, और उसके बाद इन सारी नॉवेल्स के बाद जबकि फॉस्टर की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा जो स्टैब्लिश हो चुकी थी, इन्होंने 1910 में हॉवर्ड्स एंड, और फिर इनका लास्ट नॉवल जो है पैसेज टू इंडिया 1924 में अपीयर हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द एंसेस्टर्स, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फर्दर जो मॉडर्न नॉवलिस्ट हैं उनके लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आई होप कि वैसे आपको समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ आया, तो प्लीज़ यू कैन टेल मी इन कमेंट बॉक्स, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू satisfy your thirst of knowledge, you can say. तो स्टूडेंट्स, जब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।